गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हिस्ट्री का, जिसका टाइटल है सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग जो भी पढ़ते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ, वैदिक कल्चर हुआ, समुद्रगुप्त के शिलालेखों, अशोक के शिलालेखों के बारे में पता चला, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, ये कहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है? कहीं ना कहीं उसका सोर्स होगा। उस सोर्सेज को इकट्ठा करके हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जिसमें इस सोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज को हम लोग देखेंगे। उससे भी पहले इतिहास को तीन कालखंड में बांटा गया है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? प्राचीन भारत, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न हिस्ट्री। तीन भागों में बांटा गया। लेकिन उससे पहले सोर्सेज के अकॉर्डिंग इतिहास को तीन भागों में पहले बांटा गया है, जिसका नाम है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। प्री हिस्ट्री वो कालखंड है, वो दौर था जब इंसान लिख नहीं पाता था, लिखना नहीं जानता था, उसको बोलते हैं हम लोग प्री हिस्ट्री। इस समय का जो सोर्सेज होगा वो प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होगा, जो पत्थर मिले होंगे, जो सिविलाइजेशंस मिले होंगे, जो पॉटरीज वगैरह मिले होंगे, या टूल्स वेपन्स जो मिले होंगे, हथियार मिले होंगे, उस बेसिस पे ही हम लोग को जानकारी जो मिलनी है मिलेगी। तो जिसको हम लोग स्टोन एज बोल सकते हैं प्री हिस्ट्री को। प्री हिस्ट्री का एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो आप स्टोन एज बोल सकते हैं। दूसरा आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री वो समय था जब इंसान ने पूरी तरह से नहीं तो कम से कम ठीक ठाक लिखना शुरू कर दिया था, जिसका हमें स्क्रिप्ट मिला है। लेकिन उसमें क्या कमी रह गई कि उस स्क्रिप्ट को हम लोग नहीं पढ़ पाए, उसको डेसिफर नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए। तो उस एरिया को, उस एरा को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्ट्री। और प्रोटो हिस्ट्री में आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका स्क्रिप्ट, हड़प्पा का स्क्रिप्ट हमको मालूम है, अवेलेबल है, बट उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए कि उन्होंने आखिर लिखा क्या है। उनका स्क्रिप्ट कैसा था? तो पिक्टोग्राफी का स्क्रिप्ट था, पिक्चर्स और वर्ड्स दोनों थे, बट उसको आज तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए। तीसरा जो पीरियड है वो आता है हिस्ट्री का। इस समय तक इंसान ने सोर्सेज देना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, और हमने क्या किया? उसको समझ लिया कि उन्होंने आखिर लिखा क्या, और उसकी जानकारी फिर हम लोग दुनिया को दे पाए, जिसका नाम है, इसका एग्जांपल में स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो वैदिक एज से, और उसके बाद तो फिर इसकी कोई लिटरेरी सोर्सेज की कोई कमी नहीं रही। तो उस हिसाब से लिटरेरी सोर्सेज को हम लोग देखते हैं। पहले भारत में जो लिटरेरी सोर्सेज मिले उसको तीन भागों में बांटा गया, रिलीजियस, सेक्युलर और फॉरेन अकाउंट्स। रिलीजियस सोर्सेज में आपका आ जाएगा वेद, धर्मशास्त्र जिसको स्मृति भी बोलते हैं, बुद्ध जैन लिटरेचर और पुराण वगैरह, जिससे पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, उपनिषद है। इन सब से मिला के हमें उस समय की सोसाइटी के बारे में पता चलती है, लोग किस धर्म को फॉलो करते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, उनकी इकोनॉमी कैसे चलती होगी, वो सारी जानकारी हमें इस अकाउंट से मिलती है। सेक्युलर लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? अर्थशास्त्र, जिसको लिखा गया था चाणक्य के द्वारा। इसमें ये प्योरली जो बुक है वो किसके ऊपर है? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पॉलिटिकल राजतंत्र कैसे चलाया जाए। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, उसके बाद एक किताब लिख दी गई अर्थशास्त्र, जिसमें एक राज्य को कैसे चलाया जाए, हर एक पहलू पे उस पर डिस्कस किया गया है। इस तरह के बुक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका धर्म से कोई रिलेटेड नहीं है। अब राजा कोई भी बने, राजतंत्र का पाठ अर्थशास्त्र से सीख सकता है, तो इससे इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेक्युलर लिटरेचर। तीसरा है फॉरेन अकाउंट्स। बाहर से कुछ लोग आए इंडिया में, इन्वेडर्स आए, उनके साथ कुछ स्कॉलर्स भी आए, जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, ह्यूएनसाइड। इन लोग आए भारत में। भारत में इन्होंने जो देखा, जो समझा, जो जिया, उसको अपने बुक्स में लिखा, और उसके थ्रू हमें हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हमारी हेल्प होती है। फॉरेन अकाउंट्स में मेगास्थनीज का इंडिका, फाहियान की कुछ बुक्स, ह्यूएनसाइड, इन लोगों ने आके भारत के समाज के बारे में, भारत के लोगों के रहन सहन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सबके बारे में आके हमें जानकारी दी है, जिससे हम इतिहास को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। उसी तरह आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, लेकिन पहले हम लोग लिटरेरी सोर्सेज के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानते हैं। लिटरेरी सोर्सेज क्या है, कौन कौन से हैं, किसने लिखा, कहाँ से लोग आए,
ये हो गया आपका प्रीलिम्स का मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मेंस में कैसा क्वेश्चन आएगा? मेंस में आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या लिटरेरी सोर्सेज इनफ है इतिहास को जानने के लिए, या फिर डिस्कस कीजिए लिटरेरी सोर्सेज का कुछ एडवांटेजेस क्या है, लिटरेरी सोर्सेज में कुछ कहीं कमियां तो नहीं है, उसको समझाइए। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एडवांटेज क्या है लिटरेरी सोर्सेज का। तो सबसे पहले तो भाई हमको सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाती है। ठीक है। फॉरेन एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, हमारा दूसरे देशों से संबंध रहा होगा, व्यापार रहे होंगे, तभी तो ये लोग आए। तो इससे साबित क्या होता है कि तब भी हमारा फॉरेन ट्रेड जो था, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छी तरह से चलता था। तीसरा हमें क्या जानकारी मिलती है कि डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक। कुछ किताब हैं जैसे चरक संहिता, सुश्रुत के कुछ किताब हैं, आर्यभट्ट के कुछ बुक्स हैं जिसमें साइंस के बारे में, प्लैनेट के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं क्या कि उस समय के लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था और डेवलपमेंट भी अच्छी खासी हुई थी। एजेस, अब कौन सा किंगडम कब तक रूल किया वो हम लोग बुक से जानकारी प्राप्त करते हैं कि अशोक ने, गुप्ता वंश कितने दिन चला, मौर्य वंश कितने दिन चला, मुगल वंश कितने दिन चला। तो ये सब हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? लिटरेरी सोर्सेज से। अब इतनी खासी अच्छी खासी इसकी जानकारी है, इतना अच्छा खासा बेनिफिट्स है, तो इसका कुछ लिमिटेशंस होगा, कुछ कमियां होंगी इसके अंदर। कमियां क्या होंगी? तो भैया वैदिक रूल से, वैदिक एज से पहले कोई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम सिर्फ लिटरेरी सोर्स पे डिपेंड रहते तो वैदिक एज से पहले की जानकारी हमें कभी जिंदगी में नहीं मिलती। दूसरा, लैंग्वेज इतना सही नहीं है। कहा जाता है कि कुरान को फ्यूचर टेंस में लिखा गया है, ऐसा होगा, तो हम वो कैसे मान लें कि वो सच लिखा हो? तो लैंग्वेज में थोड़ा क्लैरिटी की कमी है। तीसरा है, जो पोएट्स जिन लोगों ने लिखा है वो किसी ना किसी राजा के दरबार में होंगे, तो दरबार में जो कवि होंगे वो किसका गुण गाएंगे? अपने राजा का। जैसे आज के डेट में हमारी मीडिया है, तो दरबार में जो राइटर्स थे उनसे ये कम अपेक्षा की जाती है कि वो ऑल ओवर न्यूट्रल होकर अगर उन्होंने लिखा होगा, ये अपेक्षा उनसे थोड़ी सी कम की जाती है। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे लिटरेरी सोर्सेज की। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स।